नमस्कार, सिंपली सियासत में आपका स्वागत है। आज से ये कार्यक्रम मैं एक नए फॉर्मेट में करने जा रहा हूँ और मैं आज से एक विषय नहीं बल्कि दो विषय को टच करूँगा और दोनों विषयों के बारे में जो खबरें हैं उससे इतर थोड़ी जानकारी दूँगा। और इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे रखूँ, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो आपको इसकी सूचना मिल जाए। तो अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और आज की पहली खबर और बड़ी खबर मैं मानता हूं कि दुनिया की आज की ये सबसे बड़ी खबर है। कोरोना काल में जब पूरी दुनिया कोरोना के संक्रमण से संघर्ष कर रही है, अमेरिका से एक अच्छी खबर आई है। नासा ने मंगल मिशन कार्यक्रम के तहत एक रोवर लॉन्च किया है जिसका नाम है परसेवरेंस। अमेरिका ने परसेवरेंस को लॉन्च कर दिया है और अमेरिका, आपको मालूम है कि मंगल मिशन में पहले से काम कर रहा है। और इसके लॉन्च होने के बाद एक जानकारी और भी महत्वपूर्ण है कि इस पूरे कोरोना काल में अगर देखा जाए तो 11 दिनों के भीतर तीन मंगल मिशन कार्यक्रम आगे बढ़े हैं। ज़मीन पर अमेरिका और चाइना के बीच तो एक वाक युद्ध चल ही रहा है, जुबानी जंग चल ही रहा है, लेकिन ये घोर अंतरिक्ष में भी है क्योंकि अमेरिका से पहले चाइना ने भी अपना एक पहला मिशन लॉन्च किया है और वो 23 जुलाई को उसने चीन ने जो वेनचांग स्पेस लॉन्च सेंटर से उसने एक नया तियानमेन 1 मिशन को लॉन्च किया था। और ये सारी खूबियाँ जो हैं, ये स्पेस मिशन जो है ये इंटरेस्टिंग है कि ये मानव सभ्यता जब आगे बढ़ेगा, हम आगे एक तरफ हम आज संक्रमण से लड़ रहे हैं, हम वर्तमान से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हम कभी भी भविष्य की उम्मीदें नहीं छोड़ते हैं। ये एक इंसानी ज़िंदगी का एक सबसे खूबसूरत पहलू है कि हम इस कालिमा में भी एक नई ज़िंदगी, नई रोशनी की तलाश कर रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। इसके डिटेल्स आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई देंगे कि अमेरिका ने इस मिशन को लॉन्च करने के लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये 100 किलोग्राम का जो रोवर है, इसके साथ एक 2 किलोग्राम का एक छोटा सा ड्रोन जैसा एक हेलीकॉप्टर जा रहा है जो वहाँ के पूरे माहौल का जायज़ा लेगा, पूरे माहौल का अध्ययन करेगा और उस अध्ययन के आधार पर मंगल के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ सामने आएंगी। हमारी धरती पे जो जिस तरीके से हम लोग इसका क्षरण कर रहे हैं, जिस तरीके से हम पानी को बर्बाद कर रहे हैं, जिस तरह से हम लोग पानी को प्रदूषित कर रहे हैं, वायुमंडल को प्रदूषित कर रहे हैं, ऑक्सीजन का लेवल घट रहा है और ऑक्सीजन कोरोना काल में एक बड़ी समस्या बन गई है। ऐसे में मंगल मिशन को याद करना और मंगल मिशन की ओर देखना बहुत ज़रूरी है। तो इस लिहाज से भी इस खबर की अहमियत है कि ये किस तरीके से मानव सभ्यता अपने भविष्य को लेकर हमेशा एक प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ काम करता रहता है। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जो ये मिशन लॉन्च किया है उसके बारे में मैं थोड़ी डिटेल्स आपको जानकारी दे दूँ। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपना मंगल मिशन फ्लोरिडा के केप केनेवरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया। मिशन अमेरिकी समय के अनुसार 7:50 में वहाँ ये लॉन्च किया गया, लेकिन भारत में उस वक्त समय हो रहा था 5:20 शाम में। तो ये एक बड़ी जानकारी है कि इस काल में भी अमेरिका ने अपनी कोशिश को एक तरीके से आगे बढ़ाया है। उसके अलावा 18 फरवरी 2021 को ये मंगल जो है J0 क्रेटर पर इसकी लैंडिंग होगी। इस मिशन के तहत पहली बार मंगल में एक छोटा हेलीकॉप्टर उड़ाया जाएगा। इस पूरे मिशन की ख़ास बात यह है कि इसमें जो मैंने बताया, जैसा कि आपको एक छोटा सा 2 किलोग्राम का हेलीकॉप्टर जैसा ले जाया गया है, उसको पहली बार इस तरह का प्रयोग जो है वहाँ हो रहा है। और मंगल पर पहुँचने की होड़ में जो है मौजूदा तीनों मिशन नए और दिलचस्प उद्देश्यों को लेकर किए जा रहे हैं। इसमें पानी की तलाश, वहाँ ऑक्सीजन बनाने से लेकर इतिहास में पहली बार मंगल पर हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश है। खास बात यह भी है कि रोबोट प्लूटोनियम पावर का इस्तेमाल करेगा जो करीब 10 साल तक चलेगी, यानी यह मिशन लंबा चल सकता है। इसकी व्यवस्था की गई है। इसमें 7 फीट का रोबोटिक आर्म है। आप समझ सकते हैं कि रोबोटिक आर्म जो है रोबोट जैसा होता है जो अपने हिसाब से चीज़ों को उठा सकता है, देख सकता है। ये सारी चीज़ें रोवर में लगी हुई हैं। उसमें 19 कैमरे लगे हुए हैं। एक ड्रिल मशीन लगी हुई है जो खुदाई करके वहाँ सतह पर देख सकती है कि किस तरीके का वहाँ पर एटमॉस्फेयर है, किस तरह का वातावरण है, किस तरह की सतह है वहाँ पे। तो ये सारी व्यवस्था की गई है मंगल सतह पर फ़ोटो लेने के लिए। ऑलरेडी वहाँ पे जो कैमरे भेजे गए हैं वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसका। इसके अलावा अब ये जानने की ज़रूरत है कि मिशन मंगल कैसे हमारे लिए, हमारी मानव सभ्यता के लिए, मानव कल्याण के लिए बहुत ज़रूरी पहलू है।
क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड जो ज़मीन पर पैदा हो रहा है उसकी वजह से मानव सभ्यता के लिए बहुत बड़ा संकट जो खड़ा हो रहा है। जो पानी में प्रदूषण हो रहा है, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है, इन सारी चीज़ों को हम आगे बदलना चाहते हैं, इसलिए वहाँ पे हम ऑक्सीजन की संभावनाएं देख रहे हैं। तो मौसम किस तरह का रहेगा वहाँ पे, और उस मौसम से हम कैसे अपने लिए कोई ऐसा क्या वहाँ पे इंसान के रहने की व्यवस्था बना सकते हैं, इसको लेकर हम जानना चाहते हैं मंगल की खोज में। ये सारे पहलू जो है बहुत मायने रखते हैं। मार्स एनवायरमेंटल डायनामिक्स एनालाइज़र जो भेजा जा रहा है वो जानकारी देगा कि मंगल के जो हालात हैं वो इंसानी ज़िंदगी को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। यानी जब वहाँ, अभी तो ये अनमाइंड मिशन है, यहाँ पे इस पूरे मिशन में कहीं आदमी नहीं भेजा जाता है, लेकिन आगे जब हम चांद की तरह वहाँ आदमी भेजेंगे मंगल पर, तो वो क्या आदमी वहाँ पर सर्वाइव कर पाएगा, कैसे वो आदमी का वहाँ उतरना, मंगल ग्रह पर आदमी का उतर कर वहाँ का उसको सर्वाइव करना, ये एक उसका आकलन किया जा रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये मिशन मंगल जो है बहुत ही नासा का इम्पोर्टेंट है। और जो चाइना ने जो शुरुआत की है, जो चाइना तियानमेन का जो मिशन है, उसकी खास बात यह है कि उसने जो है अपने 500 किलो का एक वजन का एक ऑर्बिटर भेजा है, लैंडर है उसमें, रोवर उसमें ख़ास तौर पे उसका जो है वहाँ पे उतरेगा, और पैराशूट जो रोवर को आसानी से उतरने में मदद करेगा वो भी साथ में भेजा गया है। पैराशूट यानी कि जब रोवर वहाँ पे उतरे सतह पे, तो उसको किसी तरह का झटका नहीं लगे, वो आसानी से उसकी लैंडिंग हो, इसके लिए एक पैराशूट जैसी चीज़ भेजी गई है। कैमरे, 4 सोलर पैनल, सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जो पैराशूट जैसा मैंने बताया, पथरीली या उभर खाबर सतह पर रुकने के लिए, स्पीड कम करने के लिए कैप्सूल और रेट्रो रॉकेट भेजे गए हैं। उसमें क्रूज शिप भेजे गए हैं जिसमें 7 रिमोट सेंसिंग उपकरण लगे हुए हैं। तो ये सब चाइना के जो मिशन है उसकी खासियत है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से चाइना ने भी वहाँ पे एक ख़ास तौर पे इस तरह का मिशन भेजा है जो बड़ा, जिसको लेकर बड़ी उम्मीदें हैं मानव सभ्यता को। हम अलग अलग देश अलग अलग कोशिशें करते हैं। भारत भी एक अपनी पहली ही कोशिश में कामयाब होने की कहानी है, इस पर फिल्म भी बन चुकी है। और ये इंटरेस्टिंग है कि हम दूसरे ग्रह पर अपनी ज़िंदगी जो है, दूसरे ग्रह पर मानव के लिए ज़िंदगी की तलाश कर रहे हैं, मानव के लिए वहाँ पर एक संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है। तो यूएई मिशन का खास बात यह है कि यूएई मिशन ने जो है जापान के इसको तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से उसकी लॉन्चिंग किया था, और उसकी ऊंचाई करीब 6 फीट है, करीब वजन करीब 1360 किलो है। गर्मी से बचाने वाले कवच को भेजा गया है क्योंकि वहाँ के टेम्परेचर के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। सोलर पैनल भेजा गया है जो लॉन्च के बाद अपने आप खुल जाएगा, ताकि वहाँ जो ऊर्जा की ज़रूरत होगी उसको चलाने के लिए वो उससे काम कर लेगा, तो सूरज की रोशनी से वो चार्ज होता रहेगा। और एंटीना जो है धरती से संपर्क करेगा, उसमें एंटीना भेजा गया है। जो 3 उपकरण जो लगे हैं, हाई रिजोल्यूशन कैमरा, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर और तीसरा अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर। ये जो है ये यूएई मिशन की खासियत है, और हर मिशन का उद्देश्य यही है कि वहाँ मानव सभ्यता के लिए कोई संभावना तलाशी जाए। तो इस लिहाज से ये जो कोरोना काल में ये खबर है, ये अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और अब रुख करते हैं दूसरी खबर की। दूसरी खबर है नई शिक्षा नीति को लेकर। कल सरकार ने नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को मंजूर कर दिया। शिक्षा नीति में बदलाव को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी। 2015 में एक कमेटी बनी थी, वो कमेटी पूरा काम नहीं कर पाई। उसके बाद 2016 में एक और कमेटी बनाई गई थी। 2016 में जो कमेटी बनी थी, के कस्तूरी रंगन जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं उसके हेड थे, और उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस किए थे। उसके आधार पर नई शिक्षा नीति का निर्माण किया गया है, नई शिक्षा नीति को ड्राफ्ट किया गया है। और इस नीति में कई अहम बदलाव किए गए हैं। उस बदलावों को लेकर एक बहुत ही सकारात्मक उम्मीद की जा रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर उसे सही तरीके से लागू किया गया तो हमारी शिक्षा जो है पहले के मुकाबले बेहतर स्थिति में पहुंच जाएगी। और एक सबसे और दिलचस्प पहलू है कि सरकार ने ये माना है कि शिक्षा क्षेत्र में और अधिक खर्च करने की ज़रूरत है। जो शिक्षा पर अभी तक हम पूरे जीडीपी का 4.4% उस पर खर्च करते थे, उसको बढ़ाकर 6% खर्च करने का वादा किया गया है इस शिक्षा नीति में। तो जाहिर तौर पे शिक्षा में अगर हम खर्च बढ़ाएंगे तो स्थितियां बदलेंगी। लेकिन सवाल यही उठाया जा रहा है, सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या इसका कार्यान्वयन भी उसी तरीके से, उसी गंभीरता के साथ किया जाएगा। और जो प्रावधान किए गए हैं उसमें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम उम्मीदें कर सकते हैं। एक तो शिक्षा नीति को मैकाले की जो शिक्षा नीति थी उससे, उसकी छाया से थोड़ा अलग किया गया है, उसकी छाया से दूर किया गया है।
भारतीय जो भाषा है उसको लेकर एक सकारात्मक उम्मीद जताई गई है कि अब भारतीय भाषा में प्राथमिक शिक्षा को लेकर महत्व दिया जाएगा। अब इस शिक्षा नीति के साथ, इस सिस्टम के साथ हम 2022 से पढ़ने वाले हैं, 2021 से नहीं, 2022 का जो बैच होगा, जो 2022-23 में जो पहला सेशन शुरू होगा, उस सेशन में उम्मीद किया जा रहा है कि इस नई शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा। तो ये एक प्रयास जो है, इस प्रयास से हम कई बदलाव देख पा रहे हैं। और दूसरी बात है कि इसमें जो हमने कहा कि मैकाले शिक्षा के जो प्रभाव थे भारतीय शिक्षा पर, उससे थोड़ी दूरी बनाई गई है। उसकी बजाय हमने कौशल विकास पर जो है जोर दिया है, यानी कि जो हमारे स्किल हैं, हमारे बच्चों के जो स्किल हैं, हमारी शिक्षा रोजगार से नहीं जुड़ पा रही थी और बेरोजगारी का एक बड़ा, शिक्षित बेरोजगारों की एक बड़ी फौज तैयार हो गई है देश में। और इसकी वजह से ये महसूस किया जा रहा था कि ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो रोजगार परक हो, और इस शिक्षा में उसका एक ख़ास तौर पे इसका ख्याल रखा गया है। तो हम देख रहे हैं कि स्किल पर जोर है। और दूसरी बात है कि जो हम अभी तक साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स का जो एक हमने बना लिया था सिस्टम, उस सिस्टम से हमने अलग कर दिया, यानी कि एक समग्र विकास की ओर छात्रों को ले जाया जाएगा। जो नया जो सिस्टम है 5+3+3+4, इसमें हम इसको एडॉप्ट करने जा रहे हैं कि अब कोई 12th तक जो है कोई स्ट्रीम नहीं रहेगा, सभी लोग सभी विषय पढ़ सकेंगे या अपनी पसंद के हिसाब से अपने विषय चुन सकेंगे। तो ये सारी अच्छी बातें हैं। और इसको लेकर उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि जो हायर एजुकेशन में हम जो अभी तक चले आ रहे थे कि अगर कोई ड्रॉप आउट है, यानी अगर इंटर कॉलेज के बाद जब हम कॉलेज में दाखिला लेते हैं और 3 साल या 4 साल का कोर्स जब हम एडॉप्ट करते हैं, और कई बार सामाजिक परिस्थिति की वजह से या किसी और परिस्थिति की वजह से छात्र जो है बीच में पढ़ाई छोड़ देता है, तो वो उस शिक्षा को अधूरी समझता है। लेकिन अब जो नई पद्धति में ये इस बात का खास ध्यान रखा गया है, हायर एजुकेशन में जो बदलाव किए गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कॉलेज में एंट्री के बाद हमारा पहला साल अगर पूरा हो जाता है तो हमें एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अभी तक ये होता था कि अगर बीए आपने पार्ट 1 कर लिया है तो आप ड्रॉप आउट माने जाते थे, लेकिन अब जो नई व्यवस्था लागू होने जा रही है कि अगर ग्रेजुएशन में आपने 1 साल की पढ़ाई की है और उसके बाद आपकी परिस्थिति ऐसी बन रही है कि आप उस पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको 1 साल के लिए आपका सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। अगर आपने 2 साल पढ़ाई की है तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, और अगर आपने उससे अधिक 3 साल का कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो आपको डिग्री मिल जाएगी। तो इस तरह से आपका एजुकेशन सिस्टम जो है एक नए स्तर पे एक पूर्णता की ओर बढ़ेगा। आप पूर्ण माने जाएंगे। अपूर्ण और जो ड्रॉप आउट वाला जो हम स्टिग्मा लेके घूमते थे, एक ड्रॉप आउट वाला जो एक मानसिकता लेके हम घूमते थे, उससे छात्रों को एक निजात मिल जाएगी। तो ये एक बड़ी बात है। उसके अलावा एक सिंगल रेगुलेटर बनाने की बात की गई है। इसकी आलोचना हो रही है, हालांकि ये सिंगल रेगुलेटर, और उससे लॉ और मेडिकल एजुकेशन को बाहर कर दिया गया है। इसका किस तरह से प्रभाव होगा शिक्षाविदों को, अब जो है इस पर इसकी विवेचना शुरू होगी, और जब इस पर और क्रिटिकल व्यूज़ आएंगे तो मैं आपको इस पर भी डिस्कशन करूंगा। लेकिन हाँ, इसको लेकर शुरुआती तौर पे इसकी आलोचना हो रही है कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि सवाल ये उठ रहा है कि अब शिक्षा के बाजारीकरण को हम कैसे रोक पाएंगे। जो शिक्षा आज दुकानें हो गई है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो है, लोगों के शिक्षा के नाम पर जो शोषण का एक तंत्र विकसित हो गया है। बड़ी ऊंची पढ़ाई है, बड़ी ऊंची फीस है, लेकिन पढ़ाई का स्तर नहीं है। उसको कैसे इस एजुकेशन सिस्टम में दुरुस्त किया जाएगा, ये एक आलोचना का विषय है, और ये एक नई चिंता उभर कर सामने आ रही है। तो ये सवाल ये है कि नई शिक्षा नीति के लागू होने से क्या व्यवस्था में कोई बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है? क्या हम रोजगार की दिशा में जो हमारी दिक्कतें थी कि हम शिक्षा तो एजुकेशन तो पा जाते थे, लेकिन ये रोजगार से नहीं जुड़ पाता था। जो हम कौशल स्किल जो है, स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं शिक्षा में, तो क्या हम इसको ज़मीन पर उतार पाने की स्थिति में पहुंच जाएंगे? ये एक बड़ी चिंता का विषय है। और क्या स्कूल कॉलेजों में ये जो व्यवस्थाएं हैं इस वक्त, जो बुनियादी सुविधाओं की कमी या टीचरों की कमी या टीचरों का जो स्तर है पढ़ाने का, उनकी अपनी जानकारी का जो स्तर है, उसको कैसे सुधारेंगे, इस शिक्षा नीति में इसको लेकर कोई ख़ास अभी डिटेल्स समझ में नहीं आ रहा है। आगे जब ये बात समझ में आएगी तो इस पर हम बात करेंगे। दूसरी बात है कि ये जो प्राइमरी लेवल पे जो एजुकेशन सिस्टम हमारा रन कर रहा था, अभी हमने कर दिया है 5 साल तक जो है दूसरी क्लास बच्चा पास कर लेगा। उसको हम फिर जो है कैसे
उस शिक्षा का स्तर को सुधारेंगे? क्या इन्हीं शिक्षा मित्रों की बदौलत, जो पूरे देश में शिक्षा मित्रों का एक जाल हमने फैला दिया है, जो अधूरी शिक्षा पाए हुए लोग पूरे मतलब जो प्राथमिक शिक्षा पर एक तरह से काबिज हैं, उन्हीं के हवाले है शिक्षा, तो क्या ये इस स्थिति में हम कोई बदलाव करने जा रहे हैं? जो 6% हमने शिक्षा का अपना बजट बढ़ाया है, उस बजट से क्या हम शिक्षकों की ट्रेनिंग पर भी खर्च करने जा रहे हैं? ये सवाल एक बड़ा सवाल है कि क्या हम प्राथमिक स्तर पे जो हम महसूस कर रहे हैं जो कमी इस वक्त, क्योंकि हमारे छोटे बच्चे अभी अपनी किताबें भी नहीं पढ़ पाते ठीक से, वो अपने जो है छोटे छोटे हिसाब किताब दो में दो जोड़ने पर 4 आ जाता है, ऐसा नहीं बता पाते हैं। तो ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम की कमी निकल कर आई है, 2 गुना 2 4 होता है, ये जो, या 2 और 2 जोड़कर 4 होता है, ये जो हमारे छोटे बच्चे नहीं बता पाते हैं, इस सिस्टम को कैसे पाट पाएंगे, इस सिस्टम को कैसे सुधारेंगे? हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में जो प्राथमिक शिक्षक हैं वो कैसे ट्रेंड होंगे, इसको लेकर सवाल बने रहेंगे। और जाहिर है कि शिक्षा का महंगा होना एक बड़ा सवाल है आज की तारीख में। तो जो महंगी शिक्षा है उसको कैसे कम करेंगे, शिक्षा अधिक से अधिक लोगों को सुलभ हो, ये कैसे काम होगा, इसको लेकर अभी शिक्षा नीति में कोई ख़ास इसके पहलू सामने नहीं आ रहा है। ये इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर जैसे ये आगे बढ़ेगा, इसकी आलोचना के कुछ आएंगे पहलू। और दूसरी बात है कि जो इस पर एक टैग बात हो रही है कि अगर आरएसएस का प्रभाव है, पूरी शिक्षा नीति को आरएसएस के कहने के हिसाब से उसको डिज़ाइन किया गया है, ये भी एक आलोचना का विषय है। विपक्ष इस बात को लेकर थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव है। अब देखना ये है कि क्या हम शिक्षा को राजनीति से अलग कर पा रहे हैं कि नहीं, ये आज का बड़ा सवाल है। कि नई शिक्षा नीति के साथ हम आगे एक कदम बढ़ते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके कार्यान्वयन के स्तर पे अगर बड़ी कमी रह जाती है, बड़ा कोई संकोच रह जाता है, बड़ी कोई दुविधा रह जाती है, तो निश्चित रूप से इसका कोई बड़ा फ़ायदा नहीं मिल पाएगा।